Hey guys, it's Amrish here. Welcomes you to our YouTube channel Learnopedia. I am here with the MCQs from the chapter 12th of class 10th NCERT science textbook. The name of the chapter is electricity. So let's start. पहला क्वेश्चन है the work done in moving a unit charge across 2 points in an electric circuit is a measure of. जो वर्क डन होता है एक यूनिट चार्ज को मूव करने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उसे क्या बोलते हैं? सो डेफिनेटली इट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। पोटेंशियल डिफरेंस को हम वी से डिनोट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस होता है वी इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू, दैट इज वर्क डन अपॉन चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड, द डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज। जिस डिवाइस से हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सो पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम है वोल्टेज। तो आपको ऑप्शन ए पर टिक नहीं करना है पोटेंशियोमीटर देखकर, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियोमीटर थोड़ा कॉन्ग्रुएंस हैं, थोड़ा सिमिलर हैं, तो आपको इसलिए ऑप्शन ए पर टिक नहीं करना है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर से हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट कैन बी यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक चार्ज। इनमें से किस यूनिट का हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को मेजर करने के लिए? सो ऑप्शन डी कोलम्ब इज द करेक्ट आंसर, और हम इलेक्ट्रिक चार्ज को सी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस इज। जिस यूनिट से हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 कोलम्ब चार्ज इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेन्ड इन। एक कोलम्ब चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के इक्विवेलेंट होता है, बराबर होता है? सो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम्ब। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जो कि है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अदर नेम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज। ये क्वेश्चन मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको सेकंड क्वेश्चन में बता चुका हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम क्या है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी वोल्टेज। दूसरा नाम है पोटेंशियल डिफरेंस का। नेक्स्ट विच स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? तो पहला है एन एम मीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज एंड वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज इन पैरेलल। जो एम मीटर होता है वो सीरीज में कनेक्ट किया जाता है और वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। एन एम मीटर हैज़ हाई रेजिस्टेंस। जो एम मीटर होता है यानी जिससे हम करंट एम्पियर जिसकी यूनिट होती है, जिसको करंट को मेजर करते हैं उसको हम एम मीटर बोलते हैं, उसका रेजिस्टेंस हाई होता है। सी आ वोल्ट मीटर हैज़ लो रेजिस्टेंस। वोल्ट मीटर यानी जिससे पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं उसका रेजिस्टेंस लो होता है। तो मैंने आपको बताया था जो वोल्ट मीटर होता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने वाला डिवाइस, उसका रेजिस्टेंस हाई होता है। तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है वो तो गलत है, और अगर इसका हाई होता है तो एम मीटर का डेफिनेटली लेस होता होगा, तभी उससे हम करंट मेजर करते हैं। तो ऑप्शन बी और सी ये दोनों गलत हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी पहला वाला स्टेटमेंट जो कि है एन एम मीटर। जो एम मीटर होता है वो हमेशा सीरीज में प्लेस किया जाता है और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में, क्योंकि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है और एम मीटर का रेजिस्टेंस कम होता है। तो ऑप्शन डी यानी पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनिट कुड बी यूज टू मेजर करंट। हम लोग किस यूनिट से करंट को मेजर करते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल करंट है क्या? करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक आयंस और इलेक्ट्रॉन्स इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। जब कभी भी करंट फ्लो होता है तो जो आयंस होते हैं वो एक डायरेक्शन में फ्लो करने लगते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एम्पियर, करंट की यूनिट है। नेक्स्ट नाइन्थ, कीपिंग द पीडी कांस्टेंट द रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इज डबल्ड द करंट विल बिकम। पीडी यानी पोटेंशियल डिफरेंस। जब कभी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा और सर्किट का रेजिस्टेंस डबल कर दिया जाएगा तो करंट में क्या चेंज होगा, क्या इफेक्ट होगा? तो ओम्स लॉ से हमने पढ़ा था कि I इक्वल्स टू वी बाई आर। यहाँ से अगर हम रिलेशनशिप देखें I और R के बीच में तो ये दोनों
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। I इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, दैट इज करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। और यहाँ पर जब रेजिस्टेंस डबल है तो डेफिनेटली करंट हाफ हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हाफ। जो करंट होगा वो सर्किट में आधा हो जाएगा। नेक्स्ट, कीपिंग द PD कांस्टेंट द रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इज हाफ, द करंट विल बिकम। ये क्वेश्चन 9th क्वेश्चन का एकदम अपोजिट है। उस केस में करंट जो है हाफ हो गया था, इस केस में रेजिस्टेंस हाफ हो गया है। तो करंट कितना हो जाएगा? अगर रेजिस्टेंस हाफ हो गया है तो करंट डबल हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट आंसर है, क्योंकि करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ये हमने ओम्स लॉ से कंक्लूड किया है। नेक्स्ट, द लैम्प इन अ हाउस होल्ड सर्किट आर कनेक्टेड इन पैरेलल बिकॉज। जो लैम्प यानी जो बल्ब्स होते हैं घर में, वो हम लोग उन्हें पैरेलल में कनेक्ट क्यों करते हैं, सीरीज में कनेक्ट क्यों नहीं करते हैं? तो ऐसा इसलिए है, जब हम बल्ब्स को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो उन सबके पास अपना एक अलग ही करंट होगा। मतलब सेम PD से, सेम पोटेंशियल डिफरेंस से, जो सेम सोर्स होगा वहाँ से सबके लिए अलग अलग करंट जाएगा। और इस केस में अगर कोई एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो बाकी सब बल्ब जलते रहेंगे, लेकिन सीरीज में अगर कोई एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो बाकी बल्ब भी जलना बंद कर देंगे। तो इसका ऑप्शन बी, इफ वन लैम्प फेल्स द अदर रिमेन्स लिड, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज। जो एनर्जी होती है उसकी SI यूनिट क्या होती है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, जूल। नेक्स्ट है, द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज। एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट क्या है? अभी हमने देखी SI यूनिट मतलब इंटरनेशनल यूनिट, तो वो थी जूल। अब देखने कॉमर्शियल यूनिट। जब कभी भी आप लोगों का इलेक्ट्रिक बिल आता है तो वो किलोवाट आर में आता है, तो किलोवाट आर ही कॉमर्शियल यूनिट है। और 1 किलोवाट आर में 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स होते हैं, यानी 30 लैक्स जूल होते हैं 1 किलोवाट पर आवर में। ये एक रेट होता है एक आवर में कितने किलोवाट एनर्जी कंज्यूम की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू अ फिक्स्ड रजिस्टर इज हाफ द हीट प्रोड्यूस्ड इन इट विल बिकम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हीट होती क्या है? हीट इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। आई स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है करंट के स्क्वायर को, और आर रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टेंस को, और टी रिप्रेजेंट करता है टाइम को, और एच है हीट। तो इस क्वेश्चन में ये कहा गया है, जब किसी सर्किट में जो रजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस हाफ कर दिया जाएगा, जो करंट फ्लो हो रहा है रजिस्टर से उसको हाफ कर दिया जाएगा, तो हीट में क्या चेंज आएगा? हीट कितनी होगी? उस केस में हीट कितनी प्रोड्यूस होगी? जब करंट को हाफ कर दिया जाएगा तो हीट कितनी होगी? तो पहले तो जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के स्क्वायर के। अगर करंट का स्क्वायर देखें तो वो आएगा 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4। तो हीट जो है हो जाएगी 1/4। क्यों? क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल टंगस्टन। टंगस्टन एक मेटल है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? सो टंगस्टन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेटल है जिसके हम इलेक्ट्रिक बल्ब्स में फिलामेंट बनाते हैं, और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई है, जो कि है 3380 डिग्री सेल्सियस। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। थोड़ा यूनिट्स में थोड़ा माइनर ही चेंज है, तो आप लोगों को सही से देख के टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन इज मेड ऑफ। जो आयरन का हीटिंग एलिमेंट होता है वो किस चीज़ से बना होता है? तो इलेक्ट्रिक आयरन हो या फिर टोस्टर, इन सब के हीटिंग एलिमेंट यानी कॉइल एलॉय से बनी होती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एलॉय होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है प्योर मेटल के कंपैरिजन में। तो इसलिए जो इलेक्ट्रिक आयरन में जो हीटिंग कॉइल होती है वो बनी होती है नाइक्रोम से, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है। और हम हीटिंग कॉइल बनाने का यूज़ में एलॉय को यूज़ करते हैं, ना ही इंसुलेटर को और ना ही प्योर मेटल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ एन गिवन मेटेलिक वायर डिपेंड्स ऑन। जो मेटेलिक वायर होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है? सो ऑप्शन सी, नेचर ऑफ द मटेरियल इज द करेक्ट आंसर। जो रेजिस्टिविटी होती है वायर्स की वो उनके मटेरियल पर डिपेंड करती है, वो किस मटेरियल से बना है, जैसे एल्यूमिनियम, सिल्वर, ये सब।
नेक्स्ट है द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर इज, जो इंसुलेटर्स का रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है। तो सबसे पहले आते हैं प्योर मेटल्स जिनका रेजिस्टेंस कम होता है, फिर आते हैं एलॉय जिनका रेजिस्टेंस मेटल की कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, और फिर आते हैं इंसुलेटर्स जिनसे करंट फ्लो होता ही नहीं है और इनका रेजिस्टेंस इनफाइनाइटली हाई होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगर इंसुलेटर से करंटली लगातार करंट पास कराया जाएगा तो हो सकता है वो बर्न कर जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम। अब जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ मूव करते हैं। ऑप्शन ए है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, बी लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। नेक्स्ट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ऑप्शन डी अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, क्योंकि जब भी करंट फ्लो होता है सर्किट में तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है यानी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं, इसी की वजह से करंट फ्लो होता है सर्किट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला क्या होता है। सो P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर। P है पावर, V है पोटेंशियल डिफरेंस और R है रेजिस्टेंस। तो इस केस में है P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर। तो जो P है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के और पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। So this was all about today's video. Hope you might have liked the video. If still there's any query, then please let us know. Keep sharing, and for more, subscribe our channel and hit the bell icon. Thank you.